दोस्तों, सादर नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके बीच में हैं। शारीरिक शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है शारीरिक पुष्टि जिसे कहते हैं, जिसे शारीरिक स्वास्थ्य भी कहते हैं, अर्थात फिजिकल फिटनेस भी जिसको बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस की। दोस्तों, आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो शारीरिक रूप से फिजिकली फिट हो, फिटनेस उसका ठीक हो, शारीरिक तौर पर वो हष्ट-पुष्ट रहना चाहता है। अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छी शारीरिक सहन क्षमता का होना आवश्यक है। प्रत्येक देश चाहता है कि वहाँ के निवासी शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट हों और हष्ट-पुष्ट होने के साथ साथ खेलों में उनका वैश्विक स्तर पर उनका प्रदर्शन अच्छा हो, जिससे उस देश के लोगों के शारीरिक फिटनेस का पता चले, शारीरिक पुष्टि का पता चले और उस देश को विशेष पहचान मिले। होता भी है। उसके बाद दोस्तों बात आती है शारीरिक पुष्टि के अर्थ की। मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। शारीरिक पुष्टि को लेकर लोगों के मन में बहुत प्रकार के मतभेद हैं। शारीरिक एक आम व्यक्ति का समझना है कि एक अच्छा शरीर होना शारीरिक रूप से पुष्ट है। एक व्यक्ति का शरीर ठीक ठाक है, सुडौल शरीर है, तो वो व्यक्ति शारीरिक रूप से पुष्ट है। एक डॉक्टर का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक जांच की जाए तो उसके शरीर के सारे अंग अगर सही ढंग से काम कर रहे हैं तो वो व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से पुष्ट है। अब लेकिन साधारण तौर पर अगर हम इसे स्पष्ट करें कि एक व्यक्ति अपना दैनिक कार्य, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, उसको बिना थकान महसूस हुए पूरा कर देता है दैनिक कार्य, और उस दौरान उसके पास कोई अतिरिक्त कार्य अगर आ जाता है तो उसको भी वह व्यक्ति कुशलता पूर्वक पूरा करता है, उसकी सहन क्षमता अच्छी है और उसको किसी प्रकार का अवसाद उत्पन्न नहीं होता है, आलस उत्पन्न नहीं होता है, थकान उत्पन्न नहीं होती है, तो उसको कहेंगे कि वो व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से पुष्ट है या उसका फिजिकली फिटनेस सही है। अर्थात उसके पास अपने काम को सरल तरीके से करने की अपेक्षा अतिरिक्त ऊर्जा है। अतिरिक्त काम को भी सरलता पूर्वक करने के दौरान भी उसके अंदर सहन क्षमता अच्छी है और वह सफलता पूर्वक अपना काम कर ले रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि आकस्मिक कार्य को सफलतापूर्वक करना शारीरिक फिटनेस अर्थात फिजिकली फिट और शारीरिक पुष्टि है। व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता के बीच संबंध शारीरिक पुष्टि कहलाता है। अब बात आती है कि इस दौरान एक चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है व्यक्ति को, शारीरिक संतुलन उसका बना रहे, वह तनाव मुक्त होकर के काम करे, उसके अंदर कोई चुनौतियां न हो, वह सफलतापूर्वक किसी कार्य को पूरा कर दे। शारीरिक पुष्टि के अंगों की अगर हम बात करें तो शारीरिक पुष्टि, शारीरिक जो अभी हमने काम बताया, शारीरिक इस दौरान जो अन्य क्रियाएं होती हैं वह क्रियाएं जो जिससे शरीर के अंगों का विकास होता है, जैसे तैराकी या दौड़ में हृदय के साथ साथ फेफड़ों की एक्टिविटी का पता चलता है। अगर हम जिम्नास्टिक की कोई एक्टिविटी करते हैं या योगा की कोई एक्टिविटी करते हैं तो उससे शरीर की फिजिकली फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, शरीर के अंगों की एक्टिविटियां हैं, विभिन्न माध्यमों से होती हैं, वह जो है शारीरिक पुष्टि के अंग हैं। जैसे शक्ति, शारीरिक बल, शक्ति, स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, किसी शारीरिक बल या शक्ति की मात्रा किसी वस्तु या भारी वजन को संभालने, उसे नहीं छूटने देने या बैलेंस नहीं बिगड़ने देने की क्षमता जो है शक्ति कहलाती है। एक मांसपेशी या मांसपेशियों का समूह पैदा करता समूह जो एनर्जी पैदा करता है,
जो शक्ति पैदा करता है, एक मांसपेशी या एक मांसपेशी समूह द्वारा शक्ति मांसपेशियों द्वारा जो उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति कार्य को अंजाम देता है, काम करने योग्य क्षमता जिसके शरीर के अंदर आती है, उसे हम शक्ति कहते हैं। अब आती है शक्ति के भी पार्ट है, स्ट्रेंथ। उसके बाद आती है गतिशील शक्ति। कुछ समय के बाद जो है मांसपेशियां अपना काम करना कम कर देती है। आप देखोगे, आप जब कभी कोई व्यायाम करते हो, जैसे आप सिटअप लगाते हो, पुलअप लगाते हो या और कोई एक्टिविटी करते हो, तो एक समय के बाद आपकी जो स्पीड होती है वह कम हो जाती है, आपके शरीर की ताकत खत्म हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। और उसके बाद गतिशील शक्ति है। उसके बाद बात आती है अधिकतम शक्ति, क्योंकि गतिशील शक्ति में क्या हुआ कि शरीर की गति जो है, स्पीड जो है कम हो गई, जो शक्ति की गति थी वह कम हो गई, हमें थकान महसूस होगी, हमें अब एनर्जी रही नहीं। अब आती है अधिकतम शक्ति। क्या है अधिकतम शक्ति का प्रयोग? कहाँ पर होता है दोस्तों? अधिकतम शक्ति का प्रयोग होता है जैसे वेट लिफ्टिंग हम करते हैं, हम कोई भारी वजन उठाते हैं, तो उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा शक्ति हमको लगानी पड़ती है। और उसके बाद शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, जो एथलेटिक्स की एक्टिविटी होती हैं, उस दौरान भी अधिकतम शक्ति हमको लगानी पड़ती है। जब हम टेक ऑफ करते हैं, जब हम जंप करने के लिए टेक ऑफ करते हैं या थ्रो करने के लिए टेक ऑफ करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है? उस दौरान हमें अतिरिक्त एनर्जी लगानी पड़ती है। अब बात आती है दोस्तों कि बात आती है विस्फोटक शक्ति। अब शक्ति का एक पार्ट है विस्फोटक शक्ति। जब क्या होता है, अचानक से शरीर की मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती है, उसे विस्फोटक शक्ति कहलाते हैं। विस्फोटक शक्ति आपने देखा होगा, वेट लिफ्टिंग के दौरान भी हमें विस्फोटक शक्ति लगानी पड़ती है। वेट लिफ्टिंग जब हम करते हैं तो अचानक हमसे बहुत ज़्यादा विस्फोटक शक्ति हमको लगानी पड़ती है। गोला फेंक में पूरे शरीर, उस गोले को फेंकने के लिए हैमर थ्रो करना हो, जैसे तारगोला फेंकना हो, और डिस्कस फेंकना हो, जेवलिन फेंकना हो, तो इन क्रियाओं के दौरान भी हमें क्या करना पड़ता है? विस्फोट की तरह, जैसे विस्फोट होता है अचानक, बहुत ज़्यादा अंततः थ्रोइंग पॉइंट में हमको बहुत विस्फोटक पावर लगानी पड़ती है। तो ये विस्फोटक शक्ति। उसके बाद आती है शक्ति सहन क्षमता। दोस्तों, शक्ति के साथ साथ शक्ति सहन क्षमता भी जरूरी होती है। स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस। जैसे क्या होता है, गतिशील शक्ति की तरह शक्ति के साथ साथ सहन क्षमता होना बहुत जरूरी है। बिना थके अनवरत रूप से कार्य करना, जैसे साइकिलिंग करना, लंबे समय तक साइकिल चलाना और साइकिलिंग चलाने के दौरान नहीं थकना, और क्रॉस कंट्री वाली दौड़, पोल वॉल्ट है, द्वंद्वात्मक क्रियाएं हैं, जिसमें शरीर की सहन शक्ति का पता चलता है। लंबी दूरी की दौड़ें हैं, तो ये होती है शक्ति की सहन क्षमता वाली बात। अब एक बात आती है, स्थिर शक्ति क्या है? कुछ समय के लिए व्यक्ति अपनी मांसपेशियों को अधिक से अधिक, जितनी बिना किसी विशेष मूवमेंट के जो पावर लगाता है, जैसे वेट लिफ्टिंग, वो क्या है? स्थिर शक्ति है। अब शक्ति को स्थिर करके रखना है। वजन को, वेट लिफ्टिंग के दौरान हमने वेट उठाया और कुछ समय तक उतने वजन को, अपनी शक्ति से उस वजन को हमने उठा के रखा, स्थिर शक्ति इसको बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है, फिजिकली फिटनेस का दूसरा पार्ट है स्पीड, अर्थात गति। गति क्या होती है? गति भी इसका महत्वपूर्ण अंग है। गति वह योग्यता है जिसमें शरीर के अंगों की क्रिया जितनी तेज हो सके की जाती है, जिसमें व्यक्ति की योग्यता क्षमता शामिल होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की दौड़ें व्यक्ति की क्षमता के द्वारा पता चलता है,
और उसका आकलन स्पीड के माध्यम से किया जाता है कि व्यक्ति की क्षमता कैसी है, व्यक्ति के अंदर शारीरिक पुष्टि है कि नहीं है, फिजिकल फिटनेस है कि नहीं है। गति के माध्यम से भी हम जांचते हैं। गति भी फिजिकल फिटनेस का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे क्रिकेट के खेल में बीच में हम बहुत तेजी से रन ले लेते हैं और रनों को पूरा कर देते हैं। जहां उम्मीद नहीं होती है कि एक ही रन मिलेगा, वहां हम 2 रन अपने स्पीड से ले लेते हैं। तेज स्पीड से गेंद को फेंकना और थ्रोइंग सर्कल, जब हम चाहे डिस्कस थ्रो करें, जेवलिन थ्रो करें, चाहे शॉर्ट पुट थ्रो करें, तो थ्रोइंग सर्कल में बहुत स्पीड से हमें टेक ऑफ करना, टेक ऑफ लैंजिंग करना, थ्रोइंग के लिए तैयार रहना। तो उसके बाद आती है, अब आता है इंडोरेंस, गति की बात आता है सहन क्षमता। अब फिजिकली फिटनेस का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इंडोरेंस। सहन क्षमता थकावट को रोकने, विरोध करने योग्य योग्यता है। मतलब थकावट को रोकने का एक माध्यम है। मतलब थकान नहीं हो रही हो तो उससे पता चलता है कि हाँ, एंडोरेंस सही है, व्यक्ति के अंदर पावर है, सहन क्षमता है। व्यक्ति का मतलब इतना सहन करना कि वो थकान महसूस ना करे। जैसे एथलीट 1 मिनट में कितने सिटअप लगा सकता है, कितने पुलअप लगा सकता है, और मांसपेशियों में उसकी सहन क्षमता कितनी है। अब सहन क्षमता की भी पार्ट होते हैं। छोटी अवधि में सहन क्षमता, जैसे हमने क्रिकेट के खेल में बात ली। वो गेंद किसी खिलाड़ी के पास आई, उसने गेंद को तुरंत फील्ड किया, तुरंत गेंद के पीछे दौड़ करके बाउंड्री लाइन से पहले उसको रोका, और उधर खिलाड़ियों ने जल्दी से 1 रन की जगह 2 रन ले लिए। तो ये क्या है? छोटी अवधि की सहन क्षमता है। जैसे फुटबॉल में, हॉकी में, कुश्ती में। अब लंबी अवधि की सहन क्षमता क्या होती है? लंबी अवधि की सहन क्षमता होती है जैसे साइकिलिंग है, क्रॉस कंट्री दौड़ है, लंबी दूरी की दौड़ें हैं, जहां लंबे समय तक हमारे अंदर इंडोरेंस होना चाहिए, सहन क्षमता होनी चाहिए। अब फिजिकली फिटनेस का एक और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है लचक, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर व्यक्ति के अंदर लचक होगी, व्यक्ति का शरीर लचकदार होगा, तो वह व्यक्ति उतना ही शारीरिक रूप से फिट होगा। जिस व्यक्ति का शरीर लचकदार होगा, वह व्यक्ति अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर लेगा। अब लचक भी कई प्रकार की होती है। अक्रिय लचक, जब किसी व्यायाम के लिए लोचदार व्यायाम को हम किसी व्यक्ति के सहारे करते हैं तो अक्रिय लचक कहलाती है। जैसे हमने योगा की कोई एक्टिविटी की या जिम्नास्टिक की कोई एक्टिविटी सीखने का प्रयास किया, कोई व्यायाम किया और किसी व्यक्ति के सहारे हम व्यायाम कर रहे हैं, तो वह अक्रिय लचक है। अब दूसरा आता है सक्रिय लचक। लचक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है फिजिकली फिटनेस का। सक्रिय लचक होता है बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों को अधिक दूरी तक गति करने के लिए सक्रिय लचक बनाए रखना। जैसे बिना किसी व्यक्ति के सहायता के खिंचाव वाले व्यायाम करना, स्थिर लचक। अब आती है बात बिना किसी, देखो सक्रिय लचक में क्या होगा, सबसे बड़ी बात होगी कि सक्रिय लचक में बिना किसी व्यक्ति की सहायता के हम जो लोचदार व्यायाम हैं, जो कठिन व्यायाम हैं, जो कठिन एक्टिविटियां हैं, उनको कर लेते हैं। उसके बाद आती है स्थिर लचक। क्या है? अब स्थिर लचक में स्थिरता भी होती है। जैसे हम बैठना, सही पोजीशन में बैठना, उसके बाद गाड़ी चलाना, गाड़ी ड्राइव करना, ये स्थिर लचक के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद स्टार्ट लेते समय, जैसे विभिन्न प्रकार की एक्टिविटियों में, दौड़ों में स्टार्ट लेते समय की एक्टिविटी, तो ये क्या है? स्थिर लचक के अंतर्गत आती है। लचक तो है लेकिन स्थिरता है। तो दोस्तों, आज हमने जो अध्ययन किया फिजिकली फिटनेस के बारे में, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से फिजिकली फिटनेस, उसके अर्थ और उसके विभिन्न अंगों के बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद। अन्य किसी टॉपिक को लेकर के हम कल फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।